शर्तों को लेकर के ईरान दरअसल ये बड़ा दावा कर रहा है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान की दो बड़ी शर्तें मान ली हैं, जिसमें पहली शर्त लेबनान में सीज फायर की बात है और दूसरी शर्त ईरान की संपत्तियों को रिलीज करना है, जो फ्रीज थी उन्हें अनफ्रीज करना होगा। ये दोनों ही शर्त वार्ता की टेबल पर आने से पहले रखी गई थी ईरान की तरफ से। अब ईरान ये बड़ा दावा कर रहा है कि इन दोनों ही शर्तों को मान लिया गया है। अब ईरान के दावे के अनुसार तो ये शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन अमेरिका का इसकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर इस पूरे मुद्दे पर मेजर शेख आप कुछ कमेंट कर पाए, वहां मीडिया में क्या चल रहा है, क्या ईरान ये शर्तें मान चुका है और अमेरिका क्या इन शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैंने कहा 80% पहले से मामला तय हो चुके हैं। अभी 4 शरायतें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं, जो जंग के बाद क्रिएट हुई हैं ईरान की तरफ से, और 4 शरायतें अमेरिका की तरफ से हैं। इनके ऊपर डिस्कशन होना बाकी। ईरान की तरफ से 4 शर्तें ये हैं कि जी इसकी कॉन्क्लूसिव परमानेंट एंड टू दिस ब्रूटल वॉर, ये जंग खत्म हो जाए, इनकी फोर्सेज यहाँ से विड्रॉ कर जाए और आगे ये एश्योरेंस दे दे हमें कि दोबारा हम पर हमला नहीं होगा। ठीक है, कि ये दोबारा हम पर हमला नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने पॉइंट है कि जनाब नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल तक है वो उनको अपने दिफा के लिए चाहिए। हाँ, लॉन्ग रेंज पे वो तैयार हैं। ठीक है, तो ये इनकी शरायत है। दूसरी उनकी शरायत ये है कि सैंक्शंस लिफ्ट कर दी जाए इनके ऊपर। चौथी कि सैंक्शंस जितनी है वो लिफ्ट कर दिया, बस ये है। बाकी यूरेनियम और ये सब चीजें तय हो चुकी हैं, जो आपने कहा फ्रीज अनफ्रीज। लेबनान भी मसला ऑलमोस्ट जो है वो हल है। उसकी वजह ये कि वहाँ यूरोपियंस भी दाखिल हो चुके हैं और उस मसले को वैसे भी हल होना है। वहाँ क्रिश्चियन वजीर वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है। आगे अमेरिका की तरफ से 4 शर्तें। अमेरिका ये कहता है कि जी सबसे पहली शर्त ये कि हरमुज को बिल्कुल अनकंडीशनली ओपन करें, कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं, ओपन कर दें, हरमुज को ओपन करें। नो प्रॉक्सी इन द रीजन, इस रीजन में आपकी कोई प्रॉक्सी वगैरह जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो न्यूक्लियर प्रिपरेशन, कोई डेवलपमेंट फ्यूचर के अंदर आप एश्योरेंस देंगे कि आप कोई जो है इस हमारे इस एरिया के अंदर जो है वो न्यूक्लियर नहीं करेंगे। और उनकी चौथी शर्त थी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर वो अड़े हुए हैं कि जी ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो खत्म करें, जिस पे रेड लाइन ईरान ने शो कर चुका है। बाकी तमाम शर्तें एग्रीड अपॉन हो चुकी हैं, क्योंकि वो ओमान में हो गई थी, लेकिन इजराइल ने वहां रोका और उनको कहा कि जी ये मान नहीं है तो बेहतर एक दफा तबाही कर दो, अब मौका मिला, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया और ये सारी जो मुसीबत वहां पे क्रिएट की। दूसरी बात ये कि इजराइल के साथ ताल्लुक है, उसकी एग्जिस्टेंस सब मानने को तैयार है, लेकिन इसका मसला ये है कि इजराइल जब से बना है उसने पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा वायलेशंस की है। सबसे ज्यादा जो है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस उसके अगेंस्ट है। बहुत सारी मेजॉरिटी जो वीटो हो गई है उनको भी काउंट करें, दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो दुनिया में से एक वाहिद मुल्क है जिसके अगेंस्ट जो है आप देखें कि ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा वायलेशंस है। पूरी दुनिया इसको कंडेम करती है। तो यही वजह है कि अगर ये अपने वहां नेबर्स के साथ मिलकर रहता, जब ये बना था तो फलस्तीन वालों ने ही जमीन दी थी, उनको अपने घरों में बसाया था, अपने साथ लेकर आए थे। और यही ईरान के साथ भी किया कि साइरस जो उनका बादशाह था वो नबूकदनेस्सर बाबुल से जो है उसने इनको हजरत उज़ैर इस्लामी इसको ये आज़र कहते हैं उनके साथ भेजा और दोबारा बसाया उसने साइरस ने। मेजर शेख, थोड़ा मानवता के पहलुओं पर दोनों ही देशों को झुकना चाहिए, ईरान को भी झुकना चाहिए, इजराइल को भी झुकना चाहिए। हर कोई अपनी सभ्यता को बचाने के लिए ही ये जंग लड़ रहा है, हर कोई अपने यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए ये जंग लड़ रहा है। अब जरा मुझे ये भी अपडेट देते जाइएगा कि बातचीत की शुरुआत कब तक हो सकती है, क्या कोई इसके लिए टाइम बाउंड किया गया है? जी टाइम बाउंड है, आज ही इसके ऊपर डिस्कशन होनी है फाइनल। आज देखिए, पहली बात तो ये मैंने बताया कि इसका जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले पाकिस्तान के साथ ये दोनों डेलीगेशंस मिलेंगे, दे विल हैंडेड ओवर देयर पॉइंट्स और उसमें बताएंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, जो भी उनकी अकॉर्डिंग टू डिग्री और डिमांड। और उसके बाद ये दोनों चीजें जो है वहां पे पाकिस्तान के साथ डिस्कस होगी कि किस पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, किस पे नहीं, कौन सी रेड लाइन। देन ये जो डिमांड्स है दोनों की वो एक्सचेंज होगी दोनों साइड्स के ऊपर पाकिस्तान के थ्रू। और जब उस पर जब मेरे हिसाब से पहले से काफी बातचीत हो चुकी है, तो वो अगर उस पर एग्रीमेंट हो जाता है और दोनों पार्टियां अपने पॉइंट्स देंगे, अगर नहीं होती आज तो कल भी बातचीत चलेगी एक दिन और, लेकिन कल इनैनी कैसी इंशाल्लाह कंक्लूड होगी और उस वक्त ये दोनों साथ फिजिकल बिठाया जाएगा। जब अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों पार्टीज रेडी है, तो ये साइन के लिए आमने सामने फिजिकल बैठ के, नो वर्चुअल, ये साइन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका ईरान एक तरफ, इजराइल लेबनान एक तरफ,
अगर दोनों तरफ से शांति हो जाती है तो ये जो टाइम बाइंग वाली स्थिति, अमेरिका की तरफ से भी कमेंट आ रहे थे, वहां के विशेषज्ञों का ये कहना है कि टाइम बाइंग वाली सिचुएशन में है यूएस के राष्ट्रपति, ताकि ग्राउंड पर ऑपरेशन की शुरुआत कर सके। तो उस पर पूरी तरीके से मुझे लगता है कि कैची चल जाएगी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है अगर ये बातचीत यहाँ पर सफल हो जाती है। जी मीनाक्षी जी, देखिए बातचीत अगर सफल होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संधि पत्र कभी भी तलवारों के बल पे फाड़े जा सकते हैं। बोस्निया में 3 साल के अंदर 70 बार संधि हुई है। बोस्निया के अंदर 3 साल में 70 टाइम्स 70 टाइम्स उसको तोड़े गए हैं। रही बात अमेरिका की स्ट्रेटेजिक, देखिए दो पक्ष जो है यहाँ पे इजराइल है और अमेरिका का जहां भी फाइनेंशियल टारगेट डिस्टर्ब होगा या स्ट्रेटेजिक डिस्टर्ब होगा, वो समझौता नहीं करेगा। और इजराइल का कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक और उसके जो सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट है, अगर वहां डिस्कस नहीं होंगे, उसकी बातें नहीं बनेंगी, तो कोई हरमुज हो चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इजराइल को। इजराइल ने पहले इंडिकेट भी कर दिया था 6-7 महीना पहले कि अगर अमेरिका मेरे साथ नहीं होता तो मैं अकेले भी जाऊंगा। तो इजराइल अपने टारगेट में अगर, और इस मीटिंग में एक बात है, इजराइल भले ही बैठा नहीं है लेकिन उसका इंटरफेस जो है अमेरिका है यहाँ पे। वो पूरी बातें इजराइल के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, अब्राहम एकॉर्ड के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, और ईरान के लिए यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है। आप एक चीज देखिए कि जो व्यक्ति 2 शर्तें के लिए सुबह बोला था वहां के जो मजलिस के स्पीकर, इन व्यक्ति को 1 महीना पहले कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल। तो जब भी बड़ी शक्तियां किसी देश के अंदर किसी पर्सनालिटी को क्रिएट करती हैं तो उस पर्सनालिटी से समझौता पहले कर लेती हैं, और पर्सनालिटी उनको काफी हद तक फायदा पहुंचा देता है, और उसके बाद उस पर्सनालिटी को इंस्टिगेट किया जाता है कि तुम वहां की भाषा बोलो जो कि वहां के खोमैनी परिवार बोलता था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी संपत्तियां तुम वापस दे दो। तो मुझे जो इसमें मेरा आकलन है स्कूल ऑफ थॉट का, कि शायद जो सिविल लीडरशिप है उसमें जो मजलिस के जो स्पीकर हैं, शायद वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, और वो ईरान की भाषा, वहां के ऑडियंस की भाषा इसलिए बोल रहे हैं कि अमेरिका के ही द्वारा स्क्रिप्टेड है कि तुम ऐसा बोलो, तुम अपना एक वहां पर्सनालिटी डेवलप करो और हम बात मान लेंगे, लेकिन आगे की जो चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अमेरिका, मैं बताया पहले भाग में भी, कि कभी भी हमेशा ट्रांजैक्शनल वार लड़ता है, चाहे वो वियतनाम का वार ले लीजिए, अफगानिस्तान का वार ले लीजिए, $2300 बिलियन रुपया खर्चा हुआ था उसके अंदर, और किसी देश से नहीं लड़ रहा था। अलकायदा और तालिबान जो एक संस्था है उससे लड़ रहा था, संस्था भी नहीं कहेंगे, संस्था इज ए पॉजिटिव वर्ड, एक गुट थे जिनसे वो लड़ रहा था। उसके बावजूद भी लोग उसके बारे बोलते रहे नैरेटिव्स। देखिए नैरेटिव्स में और हकीकत में क्या हो, हकीकत में होता है कि जैसे कि अगर हम देखें कि 50 साल से जो व्यक्ति सबकी खोज में था, इजराइल और अमेरिका के बहुत सारे अमेरिकन राष्ट्रपति आए और उन्होंने कोशिश की होगी खोमैनी परिवार को खत्म कर देने की, लेकिन वो हिम्मत नहीं उठा पाए। हकीकत यह है कि सबसे कम पैसे में 30-40 बिलियन डॉलर पैसा लगा है, 40 दिन का युद्ध हुआ है, और उसमें अमेरिका ने वो स्ट्रेटेजिक सारे पॉइंट अचीव कर लिए हैं। खोमैनी परिवार को हकीकत में ऑन द ग्राउंड उन्होंने मार दिया है, और नैरेटिव क्या है, ईरान जीत गया। 3 या 4 मिनिस्टर को मार दिया, ये हकीकत है। नैरेटिव क्या है, ईरान जीत गया। उसके बाद आईआरजीसी के चीफ को 2 चीफ को मारता, तीसरा बना है। हकीकत आप है, जो बात कह रहे हैं उस बात को गया। आगे जरूर बढ़ाऊंगी डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि यही जो 47 साल ये पुरानी सरकारें भी कोशिश करती रही खोमैनी परिवार से बातचीत करने के लिए। इसी बात का जिक्र ट्रंप ने भी किया है। उनका कहना है कि 47 साल से सिर्फ अमेरिकी सरकारें सिर्फ कोशिशें कर रही थी, अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या होगा। अब यही बात शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मेक और ब्रेक, इस पर हम और भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार आगे क्या। लेकिन इस बीच एक खबर यह है कि शांति वार्ता से पहले इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है। जिप्चित शहर में बिजली जनरेटर पर अटैक किया गया है। तो अभी भी वहां पर ऐसा नहीं है कि हमले रुक गए हैं, हमले लगातार वहां पर किए जा रहे हैं। इन सबके बीच में ईरान इसी शर्त पर वहां पर इकट्ठा हुआ है कि देखिए आप सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हमले करना बंद करिए, और अगर लेबनान में यानी कि हमले करना बंद करिए, और अगर आप ये हमले करना बंद नहीं करेंगे तो फिर बातचीत नहीं होगी। अब कर्नल शिवदान, क्या समझा जाए कि बातचीत से पहले ही हमले क्या इसलिए किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से कि उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिलेगा अभी और ज्यादा नुकसान कर दें? हमले इसलिए किए जा रहे हैं, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह का इश्यू भी इस शांति वार्ता में इंक्लूड होना चाहिए। हमास का तो क्वाइट हो चुका है, हमास तो समाप्त ऑलमोस्ट हो चुका है, पर हिजबुल्लाह एक्टिव है, इसलिए हिजबुल्लाह का जो इश्यू है इस वार्ता में आना चाहिए, जिसके द्वारा इजराइल के साथ परमानेंट शांति स्थापित हो। अदरवाइज यदि हिजबुल्लाह के ऊपर बात नहीं हुई
और ईरान का जो एक पक्का हिजबुल्लाह पूरा का पूरा ईरान का एक एजेंट की तरह है और पूरा उसको सपोर्ट ईरान कर रहा है। पूरे हथियार, गोला बारूद, जितना भी सपोर्ट है सब ईरान से जा रहा है। इसलिए यदि हिजबुल्लाह को छोड़ दिया गया और खाली ईरान के साथ शांति बातें हुई तो शांति स्थापित नहीं होगी मिडिल ईस्ट में। ये हिजबुल्लाह बार बार हमले करता रहेगा। इसलिए इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के इशू को भी इस बातचीत में शामिल किया जाए और तभी जाके परमानेंट शांति है स्थापित हो सकती है। अदरवाइज ये जो शांति का जो प्रयास है ये असफल होगा और हिजबुल्लाह इसके बाद भी फिर अटैक करेगा और फिर अगेन ईरान इंटरवीन करेगा। तो इस तरह से ये युद्ध लगातार चालू रहेगा। इसलिए इजराइल का डिमांड वैलिड है और इसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए पीस टॉक्स ईरान में। का। जी बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन झा जी, मेरा आपसे यही सवाल है जो डॉक्टर गुप्ता बात कह रहे थे कि अमेरिकी सरकार की तरफ से निशाना साधा, ये ट्रंप ने खुद साधा है। उनका कहना है कि लोग सिर्फ 47 साल तक बातें करते रहे हैं और ये भी कहा है कि कल की मीटिंग पर तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा। ट्रंप कह रहे हैं कि आखिरी मुलाकात होगी या आगे भी दौर चलेगा, बस इतना कहा है उन्होंने कि हमें देखना होगा कि कल क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि ये मेक और ब्रेक वाली स्थिति है, या तो यहाँ से चीजें समाप्त हो जाएंगी या यहाँ से और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी। मीनाक्षी, आपको याद होगा जब ट्रंप ने अपने हाथ खींचे थे JCPOA से, बात 2015-16 की है। बिल्कुल 2015। तो अमेरिका ने तो अपने हाथ खींच लिए थे, ईरान बैकफुट पे था। लेकिन यूरोप की देखिए, यूरोप में लगभग सारे कंट्री जो थे इंक्लूडिंग नेटो नेशंस, ये लोग ईरान के साथ में थे। ये लोग अमेरिका से काफ़ी खफा थे कि जिस JCPOA को सबों ने मिलकर साइन किया था उसमें यूनिलैटरली अमेरिका इससे कैसे हाथ झाड़ के निकल सकता है। तो ये जो असहमति थी इन देशों में, ये तब भी थी। एक और चीज जो गुप्ता जी ने आपको बताया कि ईरान नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम जीत गए। देखिए, ईरान कोई भी नैरेटिव बनाए या नहीं बनाए, एक चीज तो बिल्कुल फैक्ट है, ईरान ने बहुत कुछ लूज किया हुआ है। खमैनी, उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी कमांडर, IRGC हेड, एक नहीं दो, नेवी कमांडर, डिफेंस एडवाइजर, इंटेलिजेंस चीफ, SPND हेड, सिक्योरिटी एडवाइजर, कितने लोगों को उन्होंने खोया हुआ है। क्या ये ऐसे ही जाने दे देंगे? मुझे नहीं लगता है कि इनको ये ऐसे ही जाने देंगे। कम से कम ईरान में हमने देखा हुआ है कि वहाँ पे ये भूलने की प्रथा नहीं है। यहाँ तक कि जब न्यूक्लियर वैज्ञानिक को मारा गया था वहाँ पे, इसका भी बदला ईरान ने लिया था। तो ये ऐसे इतने आसानी से ये सारी चीज़ें ठंड बस्ते में नहीं जाएंगी। दूसरी, ईरान के पास में अभी ऑप्शंस क्या क्या हैं। ईरान ने बहुत कुछ खोया हुआ है और अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है, देखिए अमेरिका ईरान को खत्म नहीं कर सकता है। वो कहता है ना कि हम इस सभ्यता को, सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक ईरान धरती पे है, जब तक वहाँ के लोग हैं, आप किसी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकते हैं। और आज के दिन में तो विषमता ये भी है कि अगर ईरान और इसराइल मिलके 2000 बॉम्ब अगर ईरान पे गिरा दे तो उसमें से शायद 20 लोग भी नहीं मरेंगे, क्योंकि आज के दिन में उनकी एसेट्स, उनके लोग जो इंपॉर्टेंट आदमी जो हैं वो डिस्पर्स हो गए हैं, अलग अलग सुरक्षित जगहों पे हैं। तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा अगर युद्ध एस्केलेट भी होगा। लेकिन युद्ध एस्केलेट ना हो, इसके लिए सबों को एक स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ईरान और इसराइल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ इसमें मिडल ईस्ट के लगभग सारे नेशंस या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इंक्लूडिंग ये 7-8 जो देश हैं, ये कुवैत, कतर, UAE, ये सारे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। अब एक और पहलू है जो लास्ट में बताता हूं कि इसराइल जो है वो खफा है कि लेबनान इसमें क्यों इन्वॉल्व है, लेबनान को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए, इसराइल का भी एक पॉइंट है जो बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, वो ये कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ में UN प्लेटफॉर्म पे एक डील साइन की है, एक सीज फायर साइन की है, जिसमें ये रिजॉल्व लिया गया था कि हिजबुल्लाह अपना पैर दक्षिणी लेबनान में नहीं पसारेगा और इसकी निगरानी जो है UN के देख रेख में एक पीस कमेटी जो है, पीस कमेटी जो है, जिसके पीस गिविंग फोर्स हैं, वो देखेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं। हिजबुल्लाह ने अपनी पांव फैलाए, हिजबुल्लाह ने वो सारा कुछ किया जो कि इसको डिफाई करता है, इस सीज फायर को जो कि UN द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो ईरान का जो ये वैध कहते हैं कि ये वैध पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, नहीं, ये वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि
लेबनान ने या हिजबुल्लाह ने उस सीज फायर का वायलेशन किया था, क्या है, जो कि उन्होंने साइन किया था इसराइल के साथ में। इसलिए इसराइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अधिकार है कि वो एक्शन ले हिजबुल्लाह के खिलाफ में। तो देखिए सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे और एंगल हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं कर अधिकार है सकते। सर, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कभी किसी वक्त पर किसी मोड़ पर तो रुकना होगा, वरना अगर आप तबाही मचाने के लिए, तबाही लाने के लिए पूरी जिंदगी तैयार हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और इजराइल तो ये बिल्कुल चाहता है कि वहां पर अभी युद्ध की समाप्ति हिजबुल्लाह के साथ वो ना करे, वरना नेतन्याहू अपने घर में भी तो घिरे हुए हैं, कितने सारे केसेस हैं उन पर जिनको रीस्टार्ट किया जा सकता है, तो वो तो इस युद्ध को और ज्यादा लंबा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन सर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस्लामाबाद में मुलाकात हो रही है ईरानी डेलीगेशन की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ। इन सब के बीच में एक अपडेट और आ रहा है, मिर्जा शेख जरा बताइएगा कि इजराइल का साथ दिया तो डील नामुमकिन हो जाएगी। ईरान अमेरिका को ये कहकर के चेताते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अमेरिका अचानक से इजराइल से हाथ छुड़ा करके ईरान के साथ जाकर के खड़ा हो जाए, नामुमकिन है ये। मिर्जा शेख आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ज्यादातर जो इजराइल कर रहा है कार्रवाई वो स्पॉइल करने के लिए कर रहा है, और इस वक्त ईरान भी जो बात कर रहा है, या पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि लेबनान को भी शामिल कर लें, अच्छा इस बहाने ये मसला भी हल हो जाए। ये प्राइमरी फोकस नहीं है इस मीटिंग का। मैंने आपको 4 पॉइंट इनके 4 पॉइंट उनके बता दिए। ईरान का जो प्राइमरी फोकस है कि लिफ्टिंग कर दें हमारे पास सैंक्शन और ये एंड कर दें, वॉर यहाँ से चली जाए, ठीक है, और दोबारा हमें एश्योरेंस दे दें कि जनाब वॉर नहीं होगी। और चौथी और आखिरी है कि जी हम इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं, हमें मीडियम रेंज रखने दें जो इजराइल तक के हों। बस ये हमारी चार्ट में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।